हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 830 में जो भी पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A soil sample with a specific gravity of solids 2.7 has a mass specific gravity of 1.84. Assuming soil to be perfectly dry, the void ratio of soil will be. So आपको यहाँ पर void ratio निकालना है, यहाँ पर की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दिया हुआ है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉइड रेशियो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि गामा इक्वल टू क्या होता है, जी प्लस एस सी गामा डबल बाई 1 प्लस ई क्या है यहाँ पे वॉइड रेशियो। सो गामा क्या हो जाएगा 1.84 गामा डब्ल्यू, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 1.4 गामा डब्ल्यू। जी दिया हुआ है आपका 2.7 प्लस क्या है यहाँ पे देखिए परफेक्टली ड्राई है, तो परफेक्टली ड्राई है तो एस की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे आप सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो जो ई की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 0.4673। तो ऑप्शन 1 will be correct, that is 0.47. Next question. The compactive energy used in IS modified Proctor test is dash times the compactive energy used in case of IS standard Proctor test. तो बोल रहा है compactive energy IS modified Proctor test और IS standard Proctor test का कितना टाइम्स होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, compactive energy रेशियो निकालेंगे। तो compactive energy रेशियो पहले हैवी मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट डिवाइड बाय आईएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का रेशियो कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी 4.559, दैट मीन्स 4.56। नेक्स्ट, मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट इन अ प्रीवियस सैंड ऑफ पोरोसिटी एन इक्वल टू 45%, स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस इक्वल टू 2.65 विद इफेक्ट ऑफ सेफ्टी 4 विल बी। तो मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट क्या होगा? अपवर्ड ग्रेडियंट क्या होता है? हम जानते हैं कि आई सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, जी माइनस 1 बाई 1 प्लस ई, और जी माइनस 1 इंटू 1 प्लस अगर आप ई को जो वॉइड रेशियो उसको पोरोसिटी में कन्वर्ट कीजिएगा तो आएगा जी माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन। तो यहाँ पर पोरोसिटी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका आई सी आ जाएगा आपका 0.9075। परमिसिबल के लिए क्या करना पड़ेगा? परमिसिबल के लिए आपको निकालने के लिए आपको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.225। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फ्लोनेट्स। तो इनमें से कौन सा जो मेथड है वो फ्लोनेट्स डिटरमाइन करने का मेथड नहीं है। ओके, तो इसमें से जो मेथड नहीं है वो होता है फ्लो मॉडल। यहाँ पर दिया हुआ है आपको बहुत सारे मेथड्स जो कि फ्लोनेट्स को ऑब्टेन करने के वेरियस मेथड्स हैं। सो फ्लो मॉडल इज नॉट यूज टू ऑब्टेन फ्लोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिल्टी सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो सिल्टी सॉइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्टी सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं MH से विद हाई कंप्रेसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, इन अ ट्रायक्सियल शियर टेस्ट अ सैंपल ऑफ C5 सॉइल फेल्स मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन वैल्यू ऑफ फाई कैन बी डिटरमाइंड एज। वैल्यू ऑफ फाई होगा आपका 2 इंटू अल्फा माइनस 45। नेक्स्ट, डेप्थ बिलो द ग्राउंड सर्फेस इज C5 soil where active earth pressure intensity is 0 is given by, where gamma is the effective unit weight of soil and K is the coefficient of effective earth pressure by the soil. Depth below the ground surface is C5 soil where active earth pressure intensity 0 is given by, तो क्या होगा वैल्यू आपका जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा वो होगा 2C बाय गामा अंडर रूट के, 2C बाय अंडर रूट गामा के, दैट इज डेप्थ। सो डेप्थ क्या होगा, जहां पर कि एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 है वो डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2C बाय गामा अंडर रूट के, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कीजिए एक्टिव अर्थ प्रेशर PA इक्वल टू के गामा जेड माइनस 2C अंडर रूट के होता है, तो PA को 0 बोल रहा है, आपको बोल रहा है वो डेप्थ निकाले जहां पर कि एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 होगा, तो यहाँ पे 0 कीजिएगा तो जेड की वैल्यू जो आएगी आपको वो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 2C बाय गामा अंडर रूट के। नेक्स्ट, फॉर अ 6 मीटर डीप एक्सकेवेशन इन सॉफ्ट के लिए गामा इक्वल टू 18 किलोमीटर पर मीटर क्यू, C इक्वल टू 26 मीटर स्क्वायर, Taylor's stability number SN equal to 0.172, it is 0.172। okay, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, तो फैक्टर सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग आपका हो जाएगा फॉर प्योरली कोजिसॉल SN इक्वल टू क्या होता है C बाय गामा HFC। ओके, तो C बाय गामा HFC होता है, आप यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका जो है FC की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1.4। नेक्स्ट, given that plasticity index of local soil is 15 and plasticity index of sand is 0, for a desired plasticity index of 6 the percentage of sand in the mix would be। तो बोल रहा है कि एक प्लास्टिक लोकल सोइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 15 और सैंड का प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 0,
तो बोल रहा है अगर हमको 6 प्लास्टिसिटी इंडेक्स चाहिए तो हम कितना परसेंटेज ऑफ सैंड उसमें मिक्स करेंगे जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो लोकल सॉइल है वो घट के 6 पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आप निकालिएगा वेटेड एवरेज ऑफ पी आई इक्वल टू पी आई ऑफ सैंड इंटू परसेंटेज ऑफ सैंड प्लस पी आई ऑफ सॉइल इंटू परसेंटेज ऑफ सॉइल डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ सैंड प्लस परसेंटेज ऑफ सॉइल। यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपको परसेंटेज जो डिजायर्ड परसेंटेज है वो आपका 6 यहाँ पे लिखिएगा और सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपको परसेंटेज ऑफ सैंड जो है वो आ जाएगा दैट इज 60%। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 दैट इज 60%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The natural void ratio of a standard clay strata 3 meter thick is 0.9. The final void ratio of the clay at the end of the consolidation is expected to be 0.71. The total consolidation settlement of the clay strata is, तो total consolidation settlement of the clay strata जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, that is delta H इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, H डेल्टा E by 1 plus E। H डेल्टा E by 1 plus E होता है। तो आप यहाँ पे सभी वैल्यू को पुट कीजिए, सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 दैट इज 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, a 30 centimeter diameter friction pile is embedded 10 meter into a homogeneous consolidated deposit. Unit cohesion developed between clay and pile shaft is 4 ton per meter square and adhesion factor is 0.7. The safe load for factor of safety 2.5 will be. तो सेफ लोड कैसे निकालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ है। तो सेफ लोड निकालने के लिए आपको पहले जो है क्यू यू निकाल लीजिए। क्यू यू इक्वल टू होता है क्यू पी यू प्लस क्यू एफ। सो यहाँ पर आप क्यू यू इक्वल टू 0.7 इंटू 4 दैट इज अल्फा इंटू 4 इंटू पाई डी होगा यहाँ पे डायमीटर और एल जो उसका डेप्थ है। ओके, तो पाई डी एल आपका क्यू यू आ जाएगा 26.389 टन। तो सेफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सेफ लोड दैट इज 10.55 टी। Option 3 will be the correct. Okay. Next, in Newmark's influence chart for stress distribution, there are 10 concentric circles and 10 radial lines. The influence factor of the chart is. So, influence factor of chart हम कैसे निकालते हैं? So, influence of each area unit will be तो 1 by m into n. तो 1 by m that is 10 और इसका जो 10 radial lines भी है, 10 concentric circle और 10 radial lines, तो 1 by 10 into 10 that is 0.01 will be the answer. Option 2 will be the correct one. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी QF ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग 2.5 मीटर वाइड रेस्टिंग एट 1.5 मीटर डेप्थ इन अ सैंडी सॉइल हैविंग यूनिट वेट गामा इक्वल टू 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड क्यू इक्वल 33 एंड एफ इक्वल टू 48 यूजिंग फैक्टर ऑफ 73 विल बी। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको निकालना है। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पर फॉर्मूला में लगाइएगा तो आपको पूरा जो है वैल्यू आ जाएगा दैट इज गामा इक्वल टू 18 into 1.5 that is depth into 33 NQ plus 0.8 into 0.5 into 2.5 into 18 into 48 is आपका गया 1755 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अल्टीमेट लोड। बट सेफ लोड जो है आपका इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कीजिएगा तो आपको सेफ लोड आएगा 585 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एबव कैलकुलेशन है जो किया गया है यहाँ पर किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन किया गया है। ऑप्शन में 585 मैच कर रहा है। ओके, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम अप्लाई करते हैं इन रियल सिचुएशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं वो करते हैं हम नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पे कोई आंसर मैच नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर कोई आंसर मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम जो है अल्टीमेट निकाल करके उसमें सेफ लोड निकाले हैं तो दैट इज यहाँ पे आपको ये आंसर आ रहा है। बट ये जो है आपका इनकरेक्ट वे है। ओके, तो ऑप्शन मैच करने के लिए, बट इन एक्चुअल में हम नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे और नेट ग्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला द अलाउेबल लोड QA ऑफ अ वुडन पाइल हैमर्ड विद अ ड्रॉप हैमर W इक्वल टू 30 किलोन्यूटन हैविंग फ्री फॉल H 1.5 मीटर पेनिट्रेशन इन लास्ट ब्लो 5 mm यूजिंग इंपेरिकल कांस्टेंट C as 2.5 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी as 6 विल बी। तो यहाँ पर देखिए QA इक्वल टू होता है WH by 6 into S plus C। यहाँ पर सभी वैल्यू आपको दिया हुआ है, W दिया हुआ है, S दिया हुआ है, C दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। तो यहाँ पर सभी वैल्यू का आप पुट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 250 किलोन्यूटन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 दैट इज 250 किलोन्यूटन। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन KH to that in vertical direction KV of a 3-layer soil deposit with a thickness ratio 1:2:3. The permeability of second layer is twice that of first and third is twice that of second। KH by KV निकालने के लिए तो बोल रहा है एवरेज परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
डिवाइड बाय वर्टिकल डायरेक्शन का आप रेशियो निकालिए। तो दोनों का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला क्या होता है, h1 k1 प्लस h2 k2 प्लस h3 k3 डिवाइड बाय h1 h2 h3। और वर्टिकल का फॉर्मूला होता है h1 प्लस h2 प्लस h3 डिवाइड बाय h1 बाय k1 प्लस h2 बाय k2 प्लस h3 बाय k3। तो यहाँ पर आप जो 2 ट्वाइस दिया हुआ है यहाँ पे आप सभी वैल्यू को पुट कीजिए। सेकंड का देखिए क्या दिया हुआ है, द परमिटिविटी ऑफ सेकंड लेयर इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्वाइस टू द सेकंड। यहाँ पे आप सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा तो के जो हॉरिजॉन्टल है वो आएगा 17/6 के और वर्टिकल आएगा 24/11 के। तो रेशियो निकालेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/0.77 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अनडिस्टर्ब्ड undrained strength of clay is 40.5 kN per meter square and its remolded undrained strength is 26.6 kN per meter square, the sensitivity of the clay will be। तो sensitivity जो होता है वो होता है QU/QR। तो QU क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, और QR क्या होता है, इन द रिमोल्डेड स्टेट। दोनों को रेशियो कीजिएगा 40.5 डिवाइडेड 26.6, तो आपका आंसर रहेगा 1.52 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, vertical point load Q on the surface is 500 kN, QZ sigma z pressure increment at 10 meter depth Z equal to 10 meter directly under the axis of load will be। तो आपको sigma z निकालने बोला है at 10 meter depth। तो बॉक्सनेस इक्वेशन हम जानते हैं, sigma z इक्वल टू होता है 3/2 पाई Q by Z स्क्वायर 1/1 प्लस R by Z टू द पावर स्क्वायर टू द पावर टोटल में 5/2। ओके, तो आप यहाँ पर Q 500 पुट कीजिए, Z 10 मीटर आपको निकालना है, R इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्योंकि अंडर द एक्सिस ऑफ लोड बोला है, तो R 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2.38 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड एंड वर्ड रेशियो ऑफ 0.5, इट्स सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी होगा आपका, सीपेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी। पोरोसिटी आपको जो है यहाँ पर वॉइड रेशियो दिया हुआ था, वॉइड रेशियो से पोरोसिटी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n इक्वल टू E/1 प्लस E। तो पोरोसिटी आ गया 1/3, आप यहाँ पर पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। तो कट ऑफ विल बी 1, दैट इज 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, इन अ फुली सैचुरेटेड सॉइल स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर B बिकम्स इक्वल टू। तो B का वैल्यू क्या होता है, तो B का वैल्यू होता है आपका 1 फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल। B की वैल्यू आपकी होती है 1 क्योंकि B जो है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल। एक और कांस्टेंट होता है दैट इज A होता है, स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट 2 होता है, A और B। तो A किस पर डिपेंड करता है, A डिपेंड करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, बट B जो है वो सिर्फ डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो फुल्ली सैचुरेटेड है, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो B की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस द एरिया रेशियो AR इक्वल टू DE स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर डिवाइड बाई DI स्क्वायर शुड बी। सो टू मिनिमाइज सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस जो है, जो एरिया रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एज लो एज पॉसिबल। एरिया रेशियो जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट, 4 vertical columns of the same material height and weight have the same end conditions. The buckling load will be the largest for column having the cross section of। तो बोल रहा है कि 4 vertical columns है of same material, same height and weight and the same end condition है उसका। तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो ज्यादा लोड ले पाएगा, बकलिंग लोड जिसके साथ ज्यादा होगा। तो बकलिंग लोड ज्यादा होगा, तो बकलिंग ज्यादा होगा वो होगा थिन हॉलो सर्कल का। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम फॉर द हॉलो सर्कुलर सेक्शन बिकॉज the maximum mass in this case lies away from the centroidal axis as compared to all others cross section. Hence, load carrying capacity is maximum for a hollow circular section. Okay. Next question: effective length of steel column effectively held at both ends in position but not restrained in direction is x times its length between two ends where x equal to। तो बोल रहा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम क्या होगा अगर दोनों जो बोथ एंड है वो क्या है, हेल्ड इन पोजीशन है बट नॉट रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन है। ओके, इज x टाइम्स इज लेंथ बिटवीन टू एंड। तो x की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एंड क्या है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंड क्या हुआ, दोनों एंड हिंज हुआ, दोनों एंड हिंज है तो इसका मतलब हो गया आपका 1 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है, द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट। नेक्स्ट, a steel plate is 300 mm wide and 10 mm thick. It has one rivet of nominal
डायमीटर 18 mm, द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज, तो नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट जो होगा वो हम निकालेंगे ए नेट इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू टी। यहाँ पर n का वैल्यू 1 होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ओनली 1 बोल्ट है, ओके, 1 रिवेट ओनली है। सो 300 विड्थ माइनस 1 इंटू 18 इंटू 1.5 दिस डायमीटर, ओके, इंटू 10, थिकनेस क्या है 10 है, तो आपका आ जाएगा वैल्यू 2805 mm स्क्वायर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, वर्टिकल वेब स्टिफनर्स आर यूज्ड इन प्लेट गडर टू, तो वर्टिकल वेब स्टिफनर्स यूज होता है प्लेट गडर में टू अवॉइड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, बकलिंग से बचाने के लिए हम इस वेब स्टिफनर्स को यूज करते हैं इन द वेब प्लेट, इन द प्लेट गडर, ओके। नेक्स्ट, इन केस ऑफ आई सेक्शन स्टील बीम, तो स्टील बीम जो होता है वो शियर कैपेसिटी ऑफ फ्लैंज इज नेग्लेक्टेड, तो इन केस ऑफ आई सेक्शन शियर कैपेसिटी ऑफ फ्लैंज जो होता है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो फ्लैंज है वो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशन इज नोन एज, तो अगर स्टील फेल करता है अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशन तो वो स्ट्रेंथ जो होता है वो कहलाता है आपका फटीग स्ट्रेंथ, ओके। तो इन केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग इन एवरी साइकिल सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्पेसिमेन विच इज नॉट रिलीज ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ लोडिंग। आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ सच साइकिल्स द स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड एक्सीड्स द मॉडुलस ऑफ टफनेस एंड स्पेसिमेन फेल्स ड्यू टू फटीग। तो जो अगर रिपीटेड लोड रहेगा तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फटीग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, द वीकेस्ट प्लेन इन अ फ्लैट वेब इज, तो वीकेस्ट प्लेन होता है जो फ्लैट वेब में वो होता है अलोंग द थ्रॉट। नेक्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस ऑफ अ फ्लैट वेल्ड इज 60 डिग्री 90 डिग्री द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो होता है आप देखिए यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है और k की वैल्यू दी हुई है, तो 60 to 90 के लिए होता है 0.7, 91 to 100 के लिए 0.65, 101 से 106 के लिए 0.6, 107 से 113 के लिए 0.55, 114 से 120 के लिए 0.5, तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ 60 to 90, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी k इक्वल टू 0.7, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1/√2 साइज ऑफ वेल्ड, जिसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको यही वैल्यू आएगी 0.7, ओके। नेक्स्ट, द जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब ऑफ एन आई सेक्शन इज कॉल्ड, तो जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब ऑफ एन आई सेक्शन कहलाता है आपका फिलेट जॉइंट, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्स मेथड, इनमें से कौन सा जो है मेथड वो फोर्स मेथड नहीं है, फोर्स मेथड नहीं है, वो है इक्विलिब्रियम मेथड। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगुलर सेक्शन प्लेस्ड विद इट्स बेस हॉरिजॉन्टल रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस, तो अगर यहाँ पे ट्रायंगुलर सेक्शन है तो ट्रायंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 1.5। नेक्स्ट, द इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ अ कैंटिलीवर कॉलम इज, तो इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ अ कैंटिलीवर कॉलम जो होता है वो होता है आपका 2L/R। नेक्स्ट, a horizontal semicircular beam of radius r is fixed at ends and carries a uniformly load W over the entire length. The bending moment at fixed support is, तो bending moment at fixed support हो जाएगा WR²/3। Next, the deflection is delta strain at the U and load W on a truss. These are related by, तो these are related by जो इक्वेशन होता है डेल्टा इक्वल टू डेल U बाय डेल W, तो डेल्टा यहाँ पे क्या है डिफ्लेक्शन है और U क्या है स्ट्रेन एनर्जी और W जो है लोड ऑन अ ट्रस है। नेक्स्ट, इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कनेक्शन इंट्रोड्यूसेस, तो इन इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन इंट्रोड्यूस करता है आपका सेकेंडरी स्ट्रेसेस। नेक्स्ट, a point load W is acting at a distance A from the left support of a 3-hinged arch of span 2L and rise H hinged at the crown. The horizontal reaction at the support is, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका आर्च दिया हुआ है तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वैल्यू जो होगा यहाँ पे सारी पैरामीटर दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है वो 2R है, ओके। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का होता है वो होता है आपका WA/2H। एज पर IS कोड द रेनफोर्समेंट ऑफ अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन, तो एज पर IS कोड जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम जो होता है वो शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए 0.8% एंड नॉट मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, एज पर IS 456/2000 द डेवलपमेंट लेंथ इज गिवन बाय, सो डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है एज पर IS 456/2000 वो होता है आपका 5σs/4 tau BD। नेक्स्ट,
द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स शुड बी, सो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेशनरी हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन रेक्टेंगुलर चैनल विद द इनिशियल एंड सीक्वेंट डेप्थ being equal to 0.2 meter and 1.2 meter respectively, the energy loss will be equal to, the energy loss का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, EL इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4y1/2। सो y1 दिया हुआ 0.2 मीटर, y2 दिया हुआ 1.2 मीटर, तो EL इक्वल पे आप पुट कीजिए सारा वैल्यू, आपका आएगा EL इक्वल टू 1.042 मीटर विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a rectangular channel the depth of flow is 1.6 meter and specific energy at that section is 2.7, the flow is, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो दिया हुआ है और स्पेसिफिक एनर्जी दिया हुआ है, तो फ्लो होगा आपका E इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर बाय 2g, तो E आपको दिया हुआ है ओके स्पेसिफिक एनर्जी, और y दिया हुआ है इट इज 1.6, आपको निकालना है v, तो v आ गया आपका 4.65 मीटर। तो यहाँ से फ्रॉड नंबर निकाल लीजिए, तो फ्रॉड नंबर आप निकालिएगा तो आपका फ्रॉड नंबर आ गया 1.17। तो अगर फ्रॉड नंबर 1 से ज़्यादा है ओके फ्रॉड नंबर अगर 1 ज़्यादा है तो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, फ्रॉड नंबर 1 ज़्यादा होने पर होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो, तो आपका जो यहाँ पे फ्लो हो जाएगा वो जाएगा सुपर क्रिटिकल। नेक्स्ट, फॉर ट्रायंगुलर चैनल हैविंग साइड स्लोप ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल द फ्रॉड नंबर f इज गिवन बाय, तो f का वैल्यू अगर आप निकालेगा तो फ्रॉड नंबर इक्वल टू v बाय अंडर रूट GA बाय t, t जो है आपका 2y प्लस 2y इक्वल टू 4y, जो टॉप का जो विड्थ है ओके 2 हॉरिजॉन्टल प्लस 1 वर्टिकल करके निकालेगा तो आपको यहाँ पे टॉप विड्थ निकल जाएगा। एरिया आप इससे निकाल लीजिए 1/2 इंटू 4y इंटू वाई एट इज 2y स्क्वायर, आप सभी वैल्यू पुट किए तो आपका जो फ्रॉड नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका v बाय अंडर रूट GY/2। नेक्स्ट, लेसिस डिजाइन स्कर्ट डेप्थ d इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन, तो लेसिस डिजाइन स्कर्ट डेप्थ d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1.35 q स्क्वायर बाय टू द पावर 1/3। नेक्स्ट, neglecting uplift pressure the base width of an elementary profile of a gravity dam shall be taken as, तो base width of elementary profile होता है वो होता है आपका greater of h/√2 and h/μg। next, the graphical solution of Kennedy's equation and Cutter's equation is given by, तो graphical solution of Kennedy's equation and Cutter's equation दिया गया है, वो दिया गया है Garrett's diagram। so Garrett diagram is a graphical representation of a design of canal dimensions based on Kennedy's theory। okay, सो इसका क्राइटेरिया ये भी होता है Garrett's diagram is applicable only for the side slope of the channel of 0.5:1, ये भी आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल फ्लो, तो क्रिटिकल फ्लो का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें से, वो होता है q² T/GAQ इक्वल टू 1। नेक्स्ट, the velocity of pressure wave in a rigid pipe carrying a fluid of density rho viscosity mu varies as, तो velocity और प्रेशर वेव इन रिजिड पाइप क्या हो जाएगा आपका 1/√ρ। नेक्स्ट, द फ्लो विल बी इन सुपर क्रिटिकल स्टेट इन अ फॉलोइंग प्रोफाइल, तो इनमें से कौन सा प्रोफाइल जो है वो सुपर क्रिटिकल स्टेट में है, तो उसका होता है आपका S2, S3 एंड M3। नेक्स्ट, द क्रिटिकल वेलोसिटी v0 इक्वल टू 0.55 m y टू द पावर 0.64 एज सजेस्टेड बाय केनेडी फॉर डिजाइन ऑफ ट्रेपेजोइडल इरिगेशन चैनल इज, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया बोल रहा है जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है केनेडी से डिजाइन ऑफ ट्रेपेजोइडल इरिगेशन चैनल, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो इनमें से फुलफिल करता है वो द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी v0 इक्वल टू ओके, सो द मीन वेलोसिटी is the maximum permissible velocity beyond which silting and scurrying occurs in the channel. Next, if psi equal to 2xy, the magnitude of velocity vector at 2 minus 2 is, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो होगा इसमें अगर psi इक्वल टू 2xy दिया हुआ है तो इसमें आप निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 4√2। The velocity potential function for a line source varies with radial distance r as, so velocity potential function का जो होगा आंसर होगा ln r फॉर अ रेडियल सोर्स, लाइन सोर्स वेरीज विद रेडियल डिस्टेंस r। इन अ पाइपलाइन द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज अबव द पाइप सेंटर लाइन इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एट पॉइंट A एंड बिलो द पाइप सेंटर लाइन एट अनदर पॉइंट B। फ्रॉम दिस इट कैन बी इन्फर्ड एज, सो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वैक्यूम प्रेशर प्रिवेल्स एट B। ओके, नेक्स्ट, in a steady incompressible fluid flow with uniform velocity distribution, the momentum flux in a given x direction past a given section is expressed as,
mx, तो mx की वैल्यू हो जाएगी आपके इसमें से mx इक्वल टू रो क्यू इंटू वी एक्स विल बी द आंसर, वेयर वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स इज द वेलोसिटी अलोंग दैट डायरेक्शन। नेक्स्ट, in a tidal model the horizontal scale ratio is 1 by 500, the vertical scale ratio is 1 by 50, the model period corresponding to the prototype period of 12 hours will be, so जो मॉडल पीरियड corresponding to prototype period of 12 hours will be, तो इसमें आपको क्या करना है कि फ्रॉड नंबर निकालना है ऑफ मॉडल का और फ्रॉड नंबर निकालना है प्रोटोटाइप का, दोनों को आप इक्वल कीजिएगा तो आपका वैल्यू इसमें से आ जाएगा। नन ऑप्शन, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, ओके। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपको, आप बस क्या कीजिए, दोनों के मॉडल को और प्रोटोटाइप का फ्रॉड नंबर को इक्वल टू कीजिए। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लेमिनार फ्लो इन अ रियल फ्लूइड आर नोन एज, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉर लेमिनार फ्लो ऑफ अ रियल फ्लूइड जो होगा वो होता है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। In turbulent pipe flow inside the laminar boundary, the velocity distribution is, so in turbulent pipe flow inside laminar boundary, the velocity distribution जो होता है वो होता है आपका लॉगरिथमिक, वो लॉगरिथमिक पाथ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, द फ्रिक्शन फैक्टर F in a laminar flow pipe flow was found to be 0.04, the Reynolds number of the flow is, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होगा आपका F इक्वल टू क्या होता है 64 बाय आर ई, तो आर ई इक्वल टू 64 बाय एफ हो जाएगा, तो 64 डिवाइड बाय 0.04 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1600। नेक्स्ट, इन अ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर नॉट, द रेडियल डिस्टेंस एट विच द लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी, तो लोकल वेलोसिटी इक्वल टू मीन वेलोसिटी जो यहाँ पे इक्वेशन होगा दैट इज y इक्वल टू 0.0223 आर नॉट, option 2 will be the correct one. In the Moody's diagram, the values of F for turbulent flow are based on, so Moody's diagram, the values of F for turbulent flow और जो based होता है वो होता है आपका Kohler book wide data on commercial pipe. Next, the head loss in a sudden expansion from 6 cm diameter pipe to 12 cm diameter pipe in terms of velocity v1 in the 6 cm diameter pipe is, so इसमें 6 cm diameter pipe पे जो head loss होगा वो होगा आपका 9/16 v1 स्क्वायर बाय 2g, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। पहले आप a1 b1 इक्वल टू a2 b2 करके यहाँ पे v2 निकाल लीजिए, और यहाँ पे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एक्सपांसन का फॉर्मूला जो होता है HL इक्वल टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g, यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपको HL की वैल्यू आ जाएगी, ओके, इन टर्म्स ऑफ v1। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ पाइपलाइन विद लोकल हेड h, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन hf इज गिवन बाय, तो यहाँ पे hf की वैल्यू जो होगी वो होगी h/3। Next, two identical pipes of length L, diameter D and friction factor F are connected in parallel between 2 points. The length of a single pipe of diameter D and the same friction factor F equivalent to the above pair is, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा L/4, ओके। तो इक्विवेलेंट का जो लेंथ होगा वो होगा आपका L/4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस टू नॉर्मल शॉक वेव, तो इनमें से कौन सा जो नॉर्मल शॉक वेव एनालॉगस टू नॉर्मल शॉक वेव है वो है आपका an elementary wave in a still liquid, तो a shock wave that occur in a plane which is normal to the direction of flow are called normal shock wave. An elementary wave is in a still liquid is an example of normal shock wave, okay. Next, the Mach number m is of a compressible fluid flow is 0.3 is less than m is 0.8, the fluid flow is usually classified as, तो अगर m जो है आपका 0.3 से 0.8 वेरी कर रहा है तो जो फ्लो होगा वो आपका सबसोनिक होगा। Next, which with increasing aging of pipes, the proportion between maximum velocity and the mean velocity in turbulent flow, तो अगर increasing aging of pipe होगा तो जो proportion between maximum velocity and the mean velocity होगा वो increase करेगा in turbulent flow. Next, in a laminar flow between two fixed parallel plates, the shear stress is, so in a laminar flow between two fixed parallel plate, the shear stress जो होगा वो होगा आपका maximum at the boundary and 0 at the center. Next, the Blasius equation for friction factor F in a turbulent flow through pipes relates F to the Reynolds number Re as F equal to, तो F की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 0.316 Re to the power 1/4. According to Lacy's regime theory is applicable to channel in, तो according to Lacy's regime theory is applicable to the channel in the true regime and final regime, both options will be the correct, that is true regime and final regime. Next,
फॉर हाइड्रोलिकली इफिशियंट ट्रायंगुलर सेक्शन द हाइड्रोलिक रेडियस आर इक्वल टू, सो फॉर हाइड्रोलिकली इफिशियंट ट्रायंगुलर सेक्शन तो हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू होती है आर इक्वल टू होता है y/2√2। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स बाय डेल्टा इज टू क्रिएट अ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू, सो इफेक्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ सपोर्ट बाय डेल्टा बेंडिंग मोमेंट जो वैल्यू होता है 6 EI डेल्टा बाय L²। नेक्स्ट, कॉलम एंड लॉगी मेथड में भी यूज टू एनालाइज, तो कॉलम एंड लॉगी मेथड में यूज करते हैं टू एनालाइज द फिक्स्ड बीम, पुटर फ्रेम एंड बॉक्स फ्रेम, ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा जो है वो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो इनमें से इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस बीम एंड रिडंडेंट फ्रेम, बोथ आर द इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर द बीम शोन बिलो, तो इनमें से इनका जो बीम आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो है आपका 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द ट्रस शोन बिलो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इस ट्रस में जो आपको दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है आपका दिस इज इंटरनली अनस्टेबल, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे क्या है, इस सेक्स पार्ट में जो है ट्रायंगुलर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रायंगुलर मैकेनिज्म इन द राइट प्लेन ऑफ ट्रस ये क्या इंटरनली अनस्टेबल है। ओके, नेक्स्ट, द फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ एट ए फॉर द स्ट्रक्चर शोन बिलो, तो यहाँ पर फिक्स एंड मोमेंट एट ए क्या होगा 40, और इट इज यहाँ पर जो एंड मोमेंट होगा वो 40, क्योंकि 20 यहाँ मोमेंट देखिए 40 और यहाँ पे लेंथ यहाँ के क्या है 2 मीटर है, तो 40 × 2 हाफ, ओके हाफ का 2 मीटर है, तो 40 × 2 इट इज 20 × 2 इट इज 40 किलोमीटर। नेक्स्ट, फॉर अ बीम शोन बिलो करेक्ट BMD, तो इस बीम के लिए कौन सा BMD जो है वो सही है, तो इनमें से कौन सा BMD सही है, वो ये वाला BMD डायग्राम जो है वो आपका सही है। आपका बीम बेंडिंग में डायग्राम कैसा आएगा, सही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइन ऑफ थ्रस्ट इन अ पैराबोलिक आर्च, तो लाइन ऑफ थ्रस्ट इन अ पैराबोलिक आर्च जो होता है वो पैराबोलिक ही होता है। ओके, द रिएक्शन ऑफ सपोर्ट ए फॉर द बीम शोन बिलो इज, तो यहाँ पर आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा बीम को, तो यहाँ पर आपको जो सपोर्ट ए पे रिएक्शन आएगा वो आएगा आपका 16 किलोन्यूटन। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर, सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। नेक्स्ट, a two-hinged arch is statically indeterminate by, so a two-hinged arch is statically indeterminate by 1 degree. Next, in three-hinged arch maximum hogging moment occurs when the point load is at, तो maximum hogging moment कहाँ पे occur होगा, in three-hinged arch, जहाँ पर कि point load जो है वो crown पे जब होगा तो maximum hogging moment वहाँ generate होगा। okay, in three-hinged arch. Next, deflections in a truss depends upon, so deflection in the truss depend करता है आपका एक्सियल रिजिडिटी पे, क्योंकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, मेंबर ऑफ ट्रस जो है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कैरी नहीं करता है, सिर्फ एक्सियल रिजिडिटी उसमें होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सियल रिजिडिटी ऑप्शन होता है। बोथ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड एक्सियल रिजिडिटी कहाँ पे होता है, वो होता है बीम एंड फ्रेम्स में। इन केस ऑफ ट्रस ओनली एक्सियल रिजिडिटी विल बी देयर। ओके, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपल सेपरेटेड बीम इज, सो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट इन सिंपल सेपरेटेड बीम जो होता है वो होता है आपका ट्राइंगल। नेक्स्ट, for a fixed beam loaded as shown below, if the support B rotates theta B radian anticlockwise, the fixed end moment will be, तो theta B अगर यहाँ पे मोमेंट रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिक्स एंड मोमेंट एट B क्या होगा, तो B पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -W²/12 + 4 EI θB/L। नेक्स्ट, स्टिफनेस मैट्रिक्स विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट 1 2 3 एज शोन इन फिगर बिलो, तो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स अगर आप बनाइएगा तो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है आपका कैंटिलीवर का K = दिस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, 1 विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, द प्लास्टिक थ्योरी जनरली यूज्ड फॉर, तो प्लास्टिक थ्योरी जनरली यूज होता है वो होता है आपका रिजिड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्सल नेचर ऑफ लोड्स आर, तो रिवर्सल नेचर ऑफ लोड्स जो होता है वो होता है बोथ अर्थक्वेक लोड्स एंड विंड लोड्स, इन दोनों में से जो लोड एक्ट करता है किसी भी स्ट्रक्चर पे वो रिवर्सल नेचर का होता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स, तो अंडर रेनफोर्स मतलब का मतलब क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब ये होता है कि रेनफोर्सिंग स्टील रीचेज इट्स यील्ड स्ट्रेस फर्स्ट, उसके बाद क्या होगा, कंक्रीट का जो है वो अपना यील्ड स्ट्रेस पे पहुंचेगा, पहले स्टील पहुंचेगा, इट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। द लाइव लोड टू बी कंसिडर्ड फॉर एन इनएक्सेसिबल रूफ इज, तो लाइव लोड जो होगा इनएक्सेसिबल रूफ का वो होता है आपका 75 kg/m² हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पेसिंग ऑफ शियर स्टिरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर आरसी सिंपली सपोर्टेड बीम इज, तो इस स्पेसिंग हम जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, जो स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स हम रखते हैं वो कैसे रखते हैं, हम इंक्रीज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ बीम, हम जो अगर हम सेंटर की तरफ हम मान लीजिए कि ये एक बीम है, ओके ये एक बीम है, तो जब हम सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा जो स्पेसिंग कम रहता है, जैसे जैसे हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और जो स्पेसिंग है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ओके, इधर से भी यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिंग कम होगा और यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ते जाएगा। तो इंक्रीज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द बीम, सेंटर ऑफ बीम में स्पेसिंग है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्री टेंशन बीम सिस्टम इज, सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्री टेंशन बीम जो होता है वो होता है आपका M40, और पोस्ट टेंशन के लिए होता है, पोस्ट टेंशन अगर आप कीजिएगा तो उसमें होगा M30। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकल रेनफोर्समेंट shall be taken as the number of times the strength of similar member with lateral tie, तो strength of compression member with helical reinforcement shall be taken as the number of times the strength of similar member, वो होता है आपका 1.05। सो जो भी हम PU निकालते हैं फॉर द नॉर्मल कॉलम के लिए, अगर हम हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1.05 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली में भी टेकन है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट होता है आपका 1.5 एंड फॉर स्टील होता है आपका 1.15। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में जनरली बी एज्यूम्ड टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट द स्पान टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन, सो स्पान टू डेप्थ रेशियो जो होता है वो फॉर कैंटिलीवर बीम वो होता है आपका 7। तो यहाँ पर आपको सिंपल सपोर्ट अगर दिया होगा तो वो 20 और कंटिन्यूस दिया होगा तो आपका 26 होगा। नेक्स्ट, the diameter of longitudinal bars of an RC column should not be less than, so diameter of longitudinal bar for RC column जो होगा वो मिनिमम जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी 12 mm। ओके, आपको 12 mm से ज्यादा का ही बार हमेशा यूज करना है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ RC कॉलम्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनलार्ज हेड ऑफ अ सपोर्टिंग कॉलम ऑफ एन RC फ्लैट स्लैब इज कॉल्ड, सो जो इनलार्ज हेड होता है ऑफ सपोर्टिंग फ्लैट स्लैब का, तो फ्लैट स्लैब का जो इनलार्ज कॉलम का जो इनलार्ज हेड होता है वो कहलाता है आपका कैपिटल। नेक्स्ट, एन RC कॉलम इज रिपोर्टेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन एक्सीड्स, तो लॉन्ग कॉलम का जो क्राइटेरिया होता है तो इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है वो उसका रेशियो आपका 12 होना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन सिंपल सपोर्टेड RC स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, सो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं टू टेक ऑल द स्ट्रेस लोड, टेम्परेचर स्ट्रेसेस, श्रिंकेज स्ट्रेसेस, इन सबको लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एज पर IS 456 द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज होता है 0.7 अंडर FCK। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।